चलिए खबरनामा की शुरुआत कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की जून में खत्म होने वाली पहली तिमाही के लिए जीडीपी के शानदार आंकड़े सामने आए हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि कोविड की दूसरी लहर के बाद इकोनॉमी पटरी पर लौट आई है, लेकिन इन आंकड़ों से काफी खुश नहीं हुआ जा सकता। सच तो यह है कि अभी कोविड से पहले के दौर में भी इकोनॉमी नहीं पहुंची है, जबकि तब भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त चल रही थी। यही नहीं, आंकड़ों पर अगर गहरी नजर डालें तो ये पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था तिमाही के हिसाब से अभी 4 साल पीछे है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के लिए पहली बार जीडीपी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। मंगलवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में देश के सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 20.1% रही है। जीडीपी में रिकवरी से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। असल में यह शानदार ग्रोथ रेट, इसकी वजह यह भी है क्योंकि पिछले साल की समान तिमाही में जो नेगेटिव 23.9% जीडीपी ग्रोथ रेट रही थी, यानी इसमें इतनी गिरावट आई थी। कोरोना संकट की वजह से देश में पूरी तरह से लॉकडाउन था, इसलिए ऐसे खराब नतीजों की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। तो कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। लॉकडाउन के चलते लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया गया था, जिससे सबसे बड़ा झटका देश की जीडीपी को लगा था। लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी में 20.1% का उछाल देखने को मिला है। अब इसकी असलियत क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा देते हैं। कोविड से पहले यानी साल 2019-20 की अप्रैल से जून की तिमाही से तुलना करें तो अभी उससे देश की जीडीपी करीब 9.2% कम है। अप्रैल से जून 2019-20 की तिमाही में देश की कुल जीडीपी 35.66 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल जीडीपी फिलहाल 32 लाख करोड़ रुपए है। यानी 2 साल पहले के मुकाबले जीडीपी करीब 9% कम अभी भी है। कोरोना से ठीक पहले की बात करें तो मार्च 2021 की तिमाही के 38 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले तो इस बार की जीडीपी करीब 17% कम है। तो ये असलियत हम आप तक पहुंचा रही है कि जीडीपी में जो उछाल आया है उसकी असलियत क्या है और हम खुश क्यों नहीं हो सकते। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने ये देखा कि असलियत क्या रही जीडीपी की। और एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से जीडीपी में उछाल आया है, लेकिन ये ज्यादा संतोषजनक नहीं है। खुश होने की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। मान लीजिए 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी 100 रुपए था, तो पिछले साल 2020-21 की पहली तिमाही में इसमें करीब 24% की गिरावट आ गई, यानी जीडीपी 76 पर पहुंच गई। अब पिछले साल के मुकाबले इस साल जीडीपी 20% बढ़ी, तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी 76 से बढ़कर 91 रुपए तक पहुंच गई है। यानी 2 साल पहले के मुकाबले अभी भी अर्थव्यवस्था में 9% की कमी है। जीडीपी में उछाल आया है, लेकिन अभी भी हम 4 साल पीछे चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति अभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जीडीपी में उछाल को अभी ज्यादा अच्छा अर्थशास्त्री नहीं मान रहे हैं। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी भी हम काफी पीछे चल रहे हैं। जीडीपी में उछाल आना एक अच्छे संकेत है। और अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है।
और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए मेहमानों से आपका हम यहाँ परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश जोशी जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनके अलावा कांग्रेस से अजय वर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सुरेश जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। जीडीपी में अच्छी खासी उछाल इस बार देखी जा रही है, जो कि काफी राहत की बात है, लेकिन अभी भी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इसमें खुश होने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था 4 साल पीछे चल रही है। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए पल्लवी जी, निश्चित तौर पर जो इकोनॉमी के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक आंकड़े हैं। वो उत्साहजनक इसलिए हैं कि जिस तरह से कोरोना के कालखंड में हमारी इकोनॉमी जो है कि डे टू डे बहुत डाउन जा रही थी, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो लॉकडाउन पूरे देश में लगा, लॉकडाउन के लगने से सारे हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे कल कारखाने, हमारे जो अन्य जितना भी हमारा काम था वो सभी बंद हो गया था। और सिर्फ उस समय अगर हमें जीडीपी में कुछ हिस्सा मिल रहा था तो वो एग्रीकल्चर का जो हमारा फील्ड था, कृषि का क्षेत्र था, उस फील्ड से हम लोग कुछ ले रहे थे। लेकिन आज जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं तो उसमें देखो, बेसिक सबसे बड़ी बात क्या है कि आज देश के अंदर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो पूरे देश के अंदर सड़कों का जो जाल बिछे रहा था, जिसमें एक तरफ से मजदूर, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, कई ऐसे लोग थे कि जिन्होंने काम को बहुत या तो बंद कर दिया था एक तरह से, या वो बहुत धीमी गति से काम कर रहे थे। अगर आप पूरा उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम और पूरब सब देखेंगे तो इसमें हाईवेज पे मैं कह सकता हूँ कि लाखों करोड़ रुपए के जो निवेश हमने पैसा दिया था वो सारा काम प्रारंभ हुआ है। अगर आप ऑटोमोबाइल को देखोगे, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारा टू व्हीलर, हमारी मारुति की गाड़ी, हमारी बड़ी गाड़ियां, एक दिन का जो एक शोरूम की बिक्री होती थी वो पूरे देश की भी बिक्री नहीं हो रही थी। ऐसी भी स्थितियां आ गई थी और लॉकडाउन पीरियड पर बहुत डाउन हमारा जो है मोबाइल सेक्टर चले गया था। तो आज मोबाइल सेक्टर लगभग मैं कह सकता हूँ उसी ग्रोथ पे आ गया। अभी दिवाली आने वाली है, बहुत त्योहार आने वाले हैं, तो इन त्योहारों में मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे और जो 2 साल से रुका हुआ इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं न कहीं बाहर आएगा और निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगे। मोबाइल जो हमारी इंडस्ट्री वो हमको ग्रोथ देगी। अब आप टूरिज्म की अगर आप बात करेंगे पूरे देश के अंदर, आपने देखा होगा कि टूरिज्म के जो भी स्पॉट्स थे, चाहे वो उत्तराखंड का नैनीताल था, मंसूरी था, दार्जिलिंग था, मुंबई का हिल्स था, गोवा था, वो सारा लगभग एक तरह से बिल्कुल क्लोज हो गया था, बंद, लॉकडाउन। लेकिन आज जो मेरी अपनी जानकारी है, मैं उस जानकारी के आधार पर आपको शेयर कर रहा हूं कि अभी हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं लगभग दिसंबर तक के लिए सारे बुक हैं और उनपे अभी हमको जो है कि वो नहीं मिल पा रही है, बुकिंग नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि टूरिज्म का सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये सारे सेक्टर तो हमारे अच्छे हैं ही हैं। और उसके साथ साथ जो है कि इस साल जो मानसून है और मानसून की जो भविष्यवाणी की गई है उसके आधार पर भी मुझे लगता है कि मानसून बहुत अच्छा रहने के जो संकेत दिए थे लगभग उसी तरह जा रहा है। तो एग्रीकल्चर में भी हम लोग ग्रोथ करेंगे, कृषि हमारी बहुत अच्छी इस बार होगी, खेती हमारी बहुत अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो अगली तिमाही आएगी, जैसे आपने कहा कि ये हमारे लिए उत्साहजनक है और जो है कि बहुत खुशी का विषय है, उसी तरह मैं ये कह सकता हूँ कि अगली तिमाही की जो हमारी ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को एक साउंड करने में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, लेकिन इतनी हमारी इकोनॉमी खराब होने के बावजूद भी सरकार ने और जो सरकार पे काम करने वाले लोग थे, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने किस तरह से चीजों को संभाला। आप देख सकते हैं कि भाई हमने 80 करोड़ लोगों तक भोजन देने की हमने व्यवस्था की, हमने गेहूं दिया, चावल दिया, उनको तेल दिया, राशन दिया, यानी हम वहां तक भी गए। और उसके बाद जो बेरोजगार लोग थे उनको हमने किसी न किसी रूप में पैसा देने का काम किया। किसानों को हमने जो है कि 6,000 की किस्तें उनके अकाउंट्स में डालने की कोशिश की। यानी मतलब सरकार ने बहुत सूझबूझ करके, जहां एक और इकोनॉमी का हमारे साथ चैलेंज था, एक भाई ये तो चैलेंज था ही था, और उसके साथ साथ हमारे देश के उन मजदूरों का, उन गरीबों का, उन बेरोजगारों का भी जो चैलेंज था, इन दोनों चैलेंजों को इस सरकार ने स्वीकार करते हुए हम लोग जो है कि आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है बहुत अच्छा, मतलब जो है कि भारत का भविष्य है और हमारी इकोनॉमी जिसको हम तो हर कोई कर रहा है, हर देशवासी यही उम्मीद कर रहा है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था जल्दी से जल्दी पटरी पर आ जाए। और आप लोगों ने तो सपना दिखाया था पूरे देश को,
5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो इसकी ओर हम कब अग्रसर होंगे? अगला सवाल मेरा यही होगा। उससे पहले अजय वर्मा जी का मैं यहाँ रुख कर लेती हूँ। सर, ये जो भी आंकड़े कल सामने निकल कर आए हैं, जीडीपी में उछाल आया है, अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन अर्थशास्त्री इसे अभी ज्यादा अच्छा नहीं मान रहे। उनका ये कहना अच्छी बात है कि हम धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत साल पीछे चल रहे हैं। इस पर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी। पल्लवी, पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिविटी भी रखनी भी चाहिए, लेकिन ये सरकार जो मैनिपुलेटेड और ग्राफ्टेड आंकड़े जो कि बिल्कुल भी वास्तविकता से बिल्कुल दूर हैं, वो जो आपके सामने जो चाहते हैं वो दिखाते हैं। इनका आप कौन से सेक्टर में उछाल आपको लग रहा है? आप ज्वेलर सेक्टर में ले लीजिए, बड़ा डाउन है। अगर आपको मैं आंकड़े दूंगा तो आंकड़ों में खत्म हो जाएगा। आप ऑटोमोबाइल्स में 38% डाउन था, ये कहते हैं साहब डाउन हो गया। पर्यटन में कितना जबरदस्त चारों तरफ डाउन है। मैं आपको कश्मीर में, तो इसका मतलब ताले खुल के सारी फिल्मों की शूटिंग हुई, सारे होटल बुक हैं। मतलब ये झूठी चीजें बैठ के लोग अगर कहने लगे कि साहब इसके आंकड़े हैं, दिसंबर तक बुकिंग है। आपको कल की बुकिंग चाहिए कहीं हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में, चाहे शिमला हो, मसूरी हो, देहरादून हो, मैं कल की जितनी बुकिंग कही है उतने होटल में करा दूंगा आपको। दिसंबर तो बहुत दूर है। एक चीज मैं इसमें आपको सर रोक कर बोलना चाहती हूँ। ऐसा माना जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें कामयाबी मिली है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग पिछले साल इसी वक्त करीब 50% की गिरावट आई थी। अब इन 3 महीनों में यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि 68% से ज्यादा को कुछ उछाल आया कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। देखिए, आंकड़े तो जो ये बताएंगे वो ये छाप के दे देंगे। आपको ये नहीं बताया कि भारत पहले फर्स्ट 5 में आता था, अब 165 नंबर में पहुंच गया 196 कंट्रियों में। छोटी छोटी कंट्री बांग्लादेश, ईरान, इन छोटी कंट्रियों से भी हम नीचे पहुंच गए प्रति व्यक्ति आय में। वर्ल्ड हैप्पीनेस के आंकड़े नहीं देखे आपने? भुखमरी के कगार के आंकड़े नहीं देखे आपने? आपने बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं देखा भारत का? आपने महंगाई के उच्चतम स्तर का आंकड़ा नहीं देखा? 45 साल और 65 साल में हम कहाँ हैं? आपने बेरोजगारी का मूवमेंट, आपने वो लोग नहीं देखे कि सड़कों पे आपने पैदल चल चल के मर गए थे कोरोना काल में? आपने ये नहीं देखा 700 से ज्यादा किसान मर गए हिंदुस्तान में, सारा किसान अनाज ना हो? आपने ये नहीं देखा अभी कि 5 ट्रिलियन की बात करने वाले -24 में चले गए? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। -24 में चले गए। आपने ये नहीं देखा गैस का सिलेंडर 900 से पार कर गया? आपने ये नहीं देखा पेट्रोल डीजल 100 रुपए के ऊपर आंकड़ा कर गया, और जबकि क्रूड ऑयल केवल 71 है इंटरनेशनल मार्केट में? आपने गोल्ड के रेट नहीं देखे? आप में पल्लवी जी, सरकार जो दिखाना चाहती है झूठ के आंकड़े, झूठा बोना, झूठ खोना, झूठ दिखाना, झूठ पे सोना, झूठ ही खाना। भुखमरी के कगार पर भारत पहुंचा दिया। पहली बार 70 साल में हुआ है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज और चना दिया जा रहा है, 1 किलो चना और 5 किलो अनाज। इसका मतलब 130 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को आपने भिखारी बना दिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और 25 करोड़ लोगों को और आप भिखारी बनाने के स्टेज में हैं। तो ये सरकार की नीति, इनसे पूछते हैं तो ये चुनावी मोड में आ जाते हैं, ये लव जिहाद में आ जाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, ये कश्मीर का रंग अपनाने लगते हैं, और फिर ये चाइना और पाकिस्तान पे आ जाते हैं। सरकार मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी उनकी चल रही थी, AICC से कर रहे थे। आपने सुना होगा कि जीडीपी की हालात किस तरह से, महंगाई की हालात किस तरह से। एक्चुअल फोटो, एक्चुअल पोज राहुल जी ने दिखाया, और राहुल जी और अजय वर्मा की तो छोड़ दीजिए आप। हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोग, इसमें बीजेपी के वीर बयानवीर, इनके नेता, इनका झूठ का सेल, इनका IT सेल और इनका मंत्रालय। चूंकि बीजेपी में इस वक्त पार्टी प्रमुख नहीं है, व्यक्तित्व प्रमुख पार्टी हो गई है। इनको माइनस करते हुए अगर कोई सुखी है हिंदुस्तान में, कोरोना के लाखों लोग मर गए, उसकी रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी। NYT न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब आंकड़े दिए तो न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर भी 124 के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, 188 के खिलाफ। हो सकता है आप झूठ बोले, आपके खिलाफ भी 124 और 188 कर दें, मेरे खिलाफ भी कर सकते हैं ये। तो इनके यहाँ सब चीजें प्रायोजित हैं कि इन्हें कब क्या करना है। असलियत दिखाइए मत, झूठ का सहारा लीजिए, झूठ का आंकड़ा फेंकते रहिए, और जब तक झूठ सच होगा इनका काम हो जाएगा। अब पता है क्यों कर रहे हैं सब ये? 6 स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं, महंगाई ने इनकी हालात पतली कर रखी है, बेरोजगारी ने,
महिला सुरक्षा ने, गैस सिलेंडरों की बढ़ावा ने, पेट्रोल डीजल की महंगाई ने। अब चूंकि 6 स्टेट में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो जीडीपी से 6 स्टेट के लिए थोड़ी ना है, जीडीपी तो पूरे देश की है। पल्लवी जी जरा प्लीज। पल्लवी जी, देश की करेंगे बात, लेकिन कुल मिलाकर हिंदुस्तान की जनता बहुत निराश है। इन्होंने 2014 में वादा किया था 5 ट्रिलियन, 5 इन फर्स्ट कंट्री, 15 लाख काला धन लाएंगे, देश को फर्स्ट बना देंगे। मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूँ ना, 165 नंबर पे हमारा देश पहुंच गया था। अब क्या सुन लीजिए, हिटलर जर्मन के जो लोकप्रिय शासक थे उस वक्त, तानाशाह शासक थे, एडॉल्फ हिटलर। उस वक्त उनकी जब शपथ ग्रहण हुआ था ना, तो संसार में सबसे ज्यादा भीड़ आई थी, सबसे ज्यादा। और लोग कहते थे हाय हिटलर को जो है ना फ्यूरर 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 कहते थे। लेकिन उस वक्त जर्मन फर्स्ट 10 में आता था जब हिटलर आए थे। पहले चांसलर बने थे, बाद में फिर प्रेसिडेंट हो गए थे। आज जर्मन फर्स्ट 100 में पहुंच गया। और जब हिटलर का झूठे राष्ट्रवाद का नशा लोगों से उतरा, तो उन लोगों ने हिटलर के लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो मार पीट करके और जो किया गया, आज हिटलर बड़ा नेगेटिव पॉइंट में नाम लेना बनी है और काला अध्याय लिख दिया जाता है। तो हमारे यहाँ भी ये झूठे राष्ट्रवाद की कहानी दिखाकर हर चीज में राष्ट्रवाद को जोड़ दिया जाता है। सुरेश जी से जवाब ले लेते हैं। मैं पूछ लेती हूँ, आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है सुरेश जोशी जी। पल्लवी जी, मैंने 7 मिनट का भाई का भाषण सुना, अजय भाई का। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि उस भाषण में कांग्रेस की जो नेगेटिविटी है, जो उनका एक गुस्सा है, जो उनका एक मैं कहता हूँ हताशा और निराशा है, वो झलक रही है। जिस तरह से देखो, उनको अब लगता है कि भाई भारतवर्ष की राजनीति में कहीं न कहीं देखिए कांग्रेस विलुप्त होते जा रही है और आगे भी विलुप्त होगी। अब देखिए, हम बात इकोनॉमी की कर रहे हैं। अब वो आ गए पंजाब के चुनाव में, गोवा के चुनाव में, इसके लिए तो दूसरे दिन भी तो मौका मिल सकता है ना बहस करने का। तो 5 राज्यों में आप लोगों ने चुनाव करके देख लिए। बंगाल जैसे राज्य में जहां आपकी इतनी लंबी समय तक सरकारें रही, वहां आपका खाता नहीं खुला। केरल में जो आपके सर्वमान्य नेता हैं आपकी पार्टी के, वो वहां से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के वहां चले गए, तो वहां आपकी क्या दुर्गति होगी। आसाम में इतने लंबे समय तक आप लोगों ने सरकार चलाई, आज वहां क्या स्थिति है। पंजाब की लड़ाई, राजस्थान की लड़ाई, छत्तीसगढ़ की लड़ाई, सारे राज्यों की लड़ाई सामने दिख रही है। देखिए, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 6 राज्यों के चुनाव भी जो होंगे उस पर पल्लवी जी आप नोट कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई राज्य इन 6 में से ऐसा है जिसमें कांग्रेस सरकार बना पाएगी, या जिसमें बहुत राज्य तो ऐसे होंगे जिसमें दहाई के आंकड़े पे भी नहीं पहुंचेगी, यानी 10, 11, 12 पे कहीं इनके विधायक आ नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब जहां तक देखिए इकोनॉमी की भी हम लोग बात कर रहे हैं, अब ये कह रहे साहब कि 80, अब देखो ये जनता का कितना अपमान करते हैं। हमने कहा जी हम 80 करोड़ लोगों को जो है, अगर 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ भिखारी हो गए। यानी देश की जनता को भिखारी कहने में भी कांग्रेस के नेताओं को कोई शर्म लाज नहीं है। जिस जनता से आपने कल वोट मांगने हैं उसको आप पहले ही भिखारी बना दे रहे हो। आप करो जी 80 करोड़ तो अभी भिखारी है, 25,000 और बना रहे हो, यानी 1 अरब 5 करोड़ लोगों को भिखारी बना दोगे। तो भाई ये मानसिकता जब जनता के बीच में जाती है तो जनता सोचती है, समझती है, देखती है और उसके बाद वो निर्णय करती है कि भाई आखिर ये कौन लोग हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनकी नीति क्या है, उन्होंने कहा, सुरेश जी उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग हमारे देश में इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब उन्हें 5 किलो चावल के लिए आपका मुंह ताकना पड़ रहा है। इसका जवाब कौन देगा सर? उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस मंशा से कहा, उन्हें किसका वोट चाहिए, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। पल्लवी जी सुनिए, मैं इसका उनका क्या मूड है मैं नहीं जानता। मैं ये कह रहा हूं कि क्या भारतवर्ष के 80 करोड़ लोगों को राशन देना, इसका मतलब वो भिखारी है, ये बतलाना है क्या? आप भाई भिखारी शब्द कहाँ यूज होता है? आप मुझे बताइए ना। आप उनको कंगाल कहेंगे, भिखारी कहेंगे, आप जो है कि देश के प्रधानमंत्री को मौतों का सौदागर कहेंगे। भाई ये क्या शब्दों का, ये किसी डिक्शनरी में शब्द आते हैं क्या? आप खुद सोचिए, आप कल्पना करिए। अब जहां तक आप देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अगर देश में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप भी मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि दिल्ली से मेरठ आती होंगी क्या? 70 साल में आप दिल्ली से मेरठ जो है 45 मिनट में पहुंच गई क्या? क्या दिल्ली से देहरादून आप 3 घंटे में पहुंच जा रही हैं क्या?
क्या दिल्ली के अंदर जो सड़कों की इन्होंने हालत बना रखी थी, क्या वो आज आपको दिख रही है? क्या इस देश के अंदर जो है कि जो अभी हम गुड़गांव से लेकर के मुंबई तक की जो सड़क बना रहे हैं 12 घंटे में बनने वाली, वो दिख रही है क्या? आप बताइए ना कि अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ, आज जब तक कि 2014 तक देश में सरकार चला रहे थे, बिजली की क्या स्थिति थी देश के अंदर? आज कम से कम देश में बिजली की कितनी किफायत से लोगों को बिजली मिल रही है। ये आज हम पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि भाई देश में तुमने कुछ नहीं किया। अगर देश में ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा नहीं किया होता, हम जब 14 में आए थे तो 19 में तो लोग हमको घर भेज देते भाई, हमको 280, 282, 303 में तो नहीं भेजते। अगर हम 5 राज्यों में थे तो हमें 16 राज्यों में तो नहीं भेजते भाई। अगर हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जो है कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं, हमारा नेता हिटलर है और इनका नेता लोकप्रिय है भाई। इनका लोकप्रिय नेता माननीय राहुल गांधी जी, जिनके चरण स्पर्श करने के लिए पूरे देश की जनता लोटपोट है, तो वो चरण स्पर्श करने वाले नेता को लोग वोट क्यों नहीं दे रहे भाई? आप ये समझाओ ना भाई। इतने राज्यों में वोट हो रहे हैं तो आखिर एक राज्य तो ऐसा होता जहां पर को आप जीत के तरफ बढ़ रहे होते। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं आपको अभी मैं फिर लौट के आता हूँ जीडीपी पे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस देश की बेरोजगारी को खत्म करना, इस देश के जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, इस देश के अंदर जो है कि शैक्षिक व्यवस्था को ठीक करना, इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही है। उसको हम उस पर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर देखिए कि कोरोना काल के कारण बहुत दिक्कतें आई हैं देश के अंदर, और उन दिक्कतों का सामना भी जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनकी सरकार ने बड़ी बखूबी किया है। अब आप कोरोना में भी देखिए कि भाई जब हमने कहा कि भाई हम आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रहे हैं, दिल्ली का ही उदाहरण देख लीजिए। दिल्ली ने कहा जी कि हमें तो 7.5 उसमें ऑक्सीजन के वो चाहिए, लेकिन बाद में जब उनकी डिमांड आई उन्होंने कहा नहीं तो ये तो 3.5 चाहिए। आखिर क्या हो रहा है देश के अंदर? आप देखिए ना, राजस्थान में जो है सारी बार 14 लाख इंजेक्शन कूड़े के ढेर में पड़े वैक्सीनेशन न कराने के कारण। मतलब आप जो है जनता को क्या बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? जनता देख नहीं रही है क्या क्या हो रहा है करके? तो इसलिए मैं कह सकता हूं आज के दिन कि भाई देखो, सरकार जो है पूरी प्लानिंग से काम कर रही है। जहां तक आपने जीडीपी की बात की, मैं निश्चित तौर पर आपको आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि भाई हम लोग जीएसटी पे भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, इनकम टैक्स से भी हमको अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, अदर हमारे एक्साइजेस के भी रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, यानी सारे रेवेन्यू देश के बढ़ रहे। तो रेवेन्यू कब बढ़ेंगे? जब कारोबार बढ़ेगा भाई। अगर आपका ऑटोमोबाइल की गाड़ी नहीं बिकेगी, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स ही नहीं बनेंगे, आपकी सड़क ही नहीं बनेगी, आपके होटल में जो है कि रहने के लिए कस्टमर ही नहीं जाएगा, तो आखिर वो जीएसटी कहां से देगा? आप देखिए, आपने तो अभी मुझे 1 घंटा पहले बोला कि भाई इस प्रोग्राम में आपको आना है, आधा घंटा पहले अगर आप मुझे सुबह बताती तो मैं आपको टूरिज्म से लेकर के, ऑटोमोबाइल से लेकर के, जो भाई हमारे अजय भाई हमारे बोल रहे हैं, हमारे बड़े सम्मानित मित्र हैं कि आप तो झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, तो मैं एक एक आंकड़ा इनके सामने पेश कर देता। मैं बड़ी विनम्रता से इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश के अंदर सारे कारोबार बंद है तो लोग जीएसटी कहां से जमा कर रहे हैं भैया? ये इनकम टैक्स कहां से जमा लोग कर रहे हैं? एक्साइज का पैसा लोग कहां से दे रहे हैं? ये क्या कहीं बाहर से आ रहा है क्या पैसा? तो ये जब देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, देश के अंदर लोग काम कर रहे हैं, और देश के अंदर जब जो है कि आज कल कारखाने चल रहे हैं, देश के अंदर जो है कि बेरोजगारी खत्म हो रही है, तभी तो ये सब चीजें हो रही है ना। तो इसलिए जो है हर विषय को नेगेटिव पे ले जाना और बिना अर्थ के उसको अनर्थ बनाना। भाई आप जो है कि जिन आंकड़ों को पेश करते हैं, जिन विषयों को पेश करते हैं, आपके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस बात को बोलते हैं, भाई उसको कोई सुनता है क्या? भाई अगर राहुल गांधी जी को कोई सीरियसली लेता, कोई गंभीरता से लेता, तो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा थोड़ा ना होती। आप बोलते जाते हो, लोग पीछे हटते जाते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह कि देखो, सरकार हर मोर्चे पर, देखो सरकार की प्राथमिकता है कि भाई हम पूरे देश का वैक्सीनेशन टाइमली करें। हमारा दिसंबर का टारगेट है कि 94 करोड़ लोगों का हम वैक्सीनेशन करेंगे। उस पर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज कल के दिन 1 करोड़ 23 लाख वैक्सीनेशन हुआ है, कल कोरोना के टीके लगे हैं। तो ये तो 4 महीने पहले चिल्ला रहे थे भाई कोरोना के टीके नहीं है, टीके नहीं है। अब कोरोना की बात बंद कर दी इन्होंने आजकल। अब आजकल ये कोरोना की बात नहीं करते, आज हॉस्पिटल की बात नहीं करते, आजकल ये अब जो है नए मुद्दे उठाने लगे। भाई देखो, प्रश्न ये खड़ा होता है कि पार्लियामेंट चली थी, पार्लियामेंट इन्होंने चलने नहीं दी क्योंकि ये बहस नहीं चाहते थे। पहले दिन ये कहते थे साहब हम बात करेंगे जासूसी कांड में, दूसरे दिन ये कहते थे बात करेंगे किसान में, तीसरे दिन कहते थे महंगाई में करेंगे। यानी इनका पार्लियामेंट के अंदर भी ऑल विपक्ष और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा ही नहीं था, तय नहीं कर पाए हमको किस पे बहस करनी है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखिए, कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है उनको निभानी चाहिए।
लेकिन अगर हम आज सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, तो हमारी जो ड्यूटी होती है हम उस ड्यूटी को निभा रहे हैं और हमारी ड्यूटी को जनता समझ रही है और जनता उसका हमको उत्तर भी दे रही है, हमें जवाब भी दे रही है। बिल्कुल हम बिल्कुल जनता सर, के उत्तर और जनता जवाब सब के समझ प्रति जो है रही है किस तरह जवाबदेही की है। स्थिति देश और में बनी हुई है, ये सबको दिख रहा है, सब समझ रहे हैं, तो जो सच है वो तो सामने आएगा ही। अजय वर्मा जी, अब एक बात बताइए, हर चीज को सिरे से नकार देना, क्या विपक्ष की लोकतंत्र में यही भूमिका होती है? आप किसी भी आंकड़े पर राजी नहीं होते हैं और हर बार आप लोगों के द्वारा यही बात कही जाती है कि आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। अगर आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है तो फिर सच क्या है? देखिए पल्लवी, गूगल एक ऐसी चीज है या सरकारी आंकड़े जिस साइट पे मिलते हैं, आप सारी साइट पे मैं पूरे देश के लोगों से खुली चैलेंज दे रहा हूँ। बिल्कुल अजय जी आपका मैं पूरा जवाब लूंगी, बस 2 मिनट के लिए आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। चलिए अब अपने मुद्दे का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। जीडीपी में उछाल के मसले पर हम बातचीत कर रहे थे, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, आपका हम यहाँ रुख करना चाहेंगे। आप गूगल की बात कर रहे थे सर, उसी गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सरकार के पक्ष में भी बहुत कुछ मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि अब हर इंसान बस वही देखना चाहता है जो उसके ईगो को सेटिस्फाइड कर दे? मैंने आपको अभी पूरा सेंटेंस नहीं सुना मेरा। मैंने आपसे कहा कि विकिपीडिया, गूगल और बहुत सारी साइट हैं जिसमें सारे आंकड़े मिल जाएंगे। वो आंकड़े प्रोजेक्टेड हैं, आंकड़े पता चल जाएंगे। लेकिन जो जमीन पे आदमी होता है, जो अर्थ पे होता है, जो सरकार, पूरे देश के किसान इस वक्त 9 महीने से हड़ताल पर है, 700 से अधिक किसान मर गए और ये भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह लोग उन्हें कहते हैं कि ये कुछ तथाकथित किसान है। मतलब देश के अन्नदाता को तथाकथित बताते हैं, चूंकि ये खुद तथाकथित हैं। आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा। 2014 में एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, जिन्होंने भारत की खोज की। इससे पहले भारत ही नहीं था, ना भारत में रेल थी, ना जहाज थे, ना सड़कें थी, ना लाइट थी, ना बिजली थी, ना जीडीपी थी, ना पानी था, ना अस्पताल थे, ना पढ़ाई थी, ना शिक्षा थी, ना दीक्षा थी, ना व्यापार था। वास्को डिगामा साहब ने सब कुछ ढूंढा और वो तमाशा राजा ये कहते हैं कि देश में जो कुछ हो रहा है 7 सालों में हो रहा है। चलिए हमने मान लिया भाई, इससे पहले भारत नहीं था, आजादी में कोई योगदान नहीं। 4 क्रेनो कैपिटलिस्ट जो देश के हैं, सरसों के तेल का 85% स्टेक 2 लोगों के पास है, बाबा रामदेव साहब और अडानी साहब। गरीब की थाली से 60 रुपए किलो का तेल वो 210 रुपए पहुंचा दिया। जनता की आंखें में जाला आ गया है क्या? खराब है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की वो जो खूबसूरत योजना थी कि पढ़े लिखे लोग अब नौकरी नहीं करेंगे, पकौड़े बेचेंगे, वो तेल नहीं खरीद पा रहे, पकौड़ों का रोजगार भी ठप हो गया उनका। सरकार की लोकप्रियता की वजह से तेल नहीं खरीद पाएंगे तो पकौड़ों का रोजगार खत्म हो गया। अब दूसरी चीज पे आ जाइए आप, पेट्रोल डीजल, ये उनके 2 अन्य मित्रों के पास है। हमने कहा कि इसको जीएसटी में ले आइए, नहीं लाएंगे। 23 लाख हजार करोड़ रुपए जो सरकार ने लिया है, वो राजस्थान की सरकार ने या पंजाब की सरकार ने नहीं लिया, वो देश की सरकार ने लिया है। वो जा रहा है 4 है वो सरकार के पास, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। कोरोना काल में कितना पैसा आया, मेरे ख्याल से 2.5 अरब लाख रुपए से ज्यादा जो है वर्ल्ड बैंक से पैसा आया था कोरोना के नाम पर। उसको अगर सरकार के लोग पूछते हैं, राष्ट्र उन्हें उनके खिलाफ मुकदमे होने लगते हैं कि नहीं साहब इसकी जांच हम कराएंगे नहीं। आखिर मैं कैसे, एक शेर सुन लीजिए कि मैं कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाके रोए और मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। ये सरकार कैसे यकीन कर ले देश की जनता की हैसियत? करोड़ों लोग, मैंने आपसे कहा कि 80 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बनने के लिए दिया था। ये कोई कहा था कि उनको आप 5 किलो अनाज। एक्चुअली में हिटलर की भी यही पॉलिसी थी कि देश रोटी खाने को जर्मन के लोग विकास समझें। देश के महान हमारे उनके भाई की भी यही रणनीति है कि इस देश में केवल लोग रोटी को विकास समझें, इससे आगे बढ़े नहीं। 4 क्रोनो कैपिटलिस्टों की पूंजी बढ़ाओ, उनके हाथ में देश की सारी अर्थव्यवस्था, सारी मशीनरी, सारी पावर, डिफेंस, सारे रेलवे स्टेशन, सारे जहाज, सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उनको दे दिए जाए। बैंक और अध्यक्ष, सुन लीजिए 1 मिनट प्लीज। और बाकी चूंकि 4 लोगों पे कंट्रोल करना बहुत आसान है और 99 पर 135 करोड़ लोगों पे कब्जा करना आसान नहीं है, इसलिए सरकार की नीति भी है और सरकार की नीयत भी है। अब आप इसे कुछ भी तरह से दिखाते रहिए, आप शहर में घूमिए, देश के 850 डिस्ट्रिक्ट है उनमें घूमिए, 30 स्टेट है, 5 टेरिटोरी है,
पता चल जाएगा कि लोग किस कदर व्यापार से पिटे हुए। छोटा व्यापारी खत्म हो गया, बुग्गी भी नहीं चल पा रही, किसान खत्म हो गया। कोविड भी नहीं आया था ना सर, अब कोविड आया है, उसके बाद स्थितियां सुधरने में कुछ तो समय लगेगा, और अभी भी पूरी तरीके से जा नहीं रहा। हम सब जान रहे हैं कि अभी थर्ड वेव भी आनी बाकी है, तो स्थितियां अब धीरे धीरे रह रहकर ही सुधरेंगी सर। अब अचानक से चुटकी बजाते हुए तो कैसे पूरा माहौल ठीक हो पाएगा। समय की कमी है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो अभी कोविड से पहले के दौर में इकोनॉमी नहीं पहुंची है, ये बात यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि अर्थशास्त्री जो है वो कह रहे हैं कि रफ्तार जो है सुधार की वो काफी सुस्त है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही हालात सामान्य होने लगेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम खबरनामा में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खबरनामा में स्वागत है। जीडीपी में उछाल हुई है और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, और हम अब आपको बताएंगे कि इस बदलाव को किस तरीके से देखा जा सकता है। क्या ये बदलाव राहत पहुंचाने वाला है या अभी भी काफी कुछ बदलाव की यहाँ पर जरूरत महसूस हो रही है। अभी कोविड से पहले के दौर में हालांकि अर्थव्यवस्था नहीं पहुंची है। अगर हम बात कर लें कोविड से पहले के दौर की, तब भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, और अभी तक तो उस हालात में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं पहुंची है। तो ये चिंताजनक स्थिति लगातार बनी हुई है। इस साल अप्रैल से जून के बीच में भारत की जीडीपी में 20.1% का उछाल आया है। यह भारत में ग्रोथ का नया रिकॉर्ड भी है, और इस बात का संकेत भी है कि भारत अब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना की मार से बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए, कोरोना से परेशान आम आदमी के लिए और देश की सरकार के साथ शेयर बाजार के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी की बात है। यह खुशखबरी हालांकि अचानक नहीं आई है। तमाम अर्थशास्त्री महीनों से बता रहे थे कि ऐसी ही खबर आने वाली है। ज्यादातर अनुमान यही थे कि जो आंकड़ा है वो 18 से 22% के बीच ही आएगा, और ये देखने को भी मिला है कि लगभग 20.1% का उछाल आया है। शेयर बाजार को तो इस आंकड़े का जैसे लंबे समय से मानो इंतजार था कि वो पिछले कई दिनों से ही ऊपर की तरफ भागने में लगा था। आंकड़े आने के बाद भी तेजड़िए बेलगाम भागते रहे और सेंसेक्स पहली बार 57,550 के पार पहुंच गया। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। लेकिन बाजार की खुशी के बावजूद सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में या जीडीपी में तेज उछाल का मतलब सीधे सीधे यह नहीं मान लेना चाहिए कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से पटरी पर आ रही है और कारोबार में तेज उछाल आ चुका है। और चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो और खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से हम आपका यहाँ परिचय करवा देते हैं। आकाश जिंदल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, और राजेश्वर पैन्यूली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी अर्थशास्त्री हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आकाश जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। जीडीपी में उछाल आया है, काफी अच्छा ये बदलाव है, काफी अच्छा ये संकेत देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके अर्थशास्त्री इस संकेत को अच्छा नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा राहत वाली बात नहीं है, आने वाले समय में और भी ज्यादा तेज रफ्तार से उछाल की जरूरत महसूस हो रही है। आकाश जी, we need to grow on a faster basis. I think that 20.1% growth we have is, if we see the base effect, then the growth is not that steep. Now, if we take the figure April to June 2020, GDP had contracted by 24.4%. So we had contracted by 24.4%. Originally, the data was 23.9%. Then it was revised to 24.4%. So now, because of the low base, lesser base, we have recovered. But on the same hand, I do not totally buy your argument that we are not recovering. We are recovering, because I have been saying this on all leading national channels and global channels and your channel also, that we are a resilient economy. We have the ability to bounce back, and we have bounced back. See, the demand is back. The great Indian demand story is very much back. Now, whenever I talk to my colleagues in Europe and America, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप हिंदी में बात कीजिए, क्योंकि एक हिंदी चैनल है, हमारे दर्शक हिंदी। मैं क्षमा चाहूंगा। जी, जब भी मैं यूरोप और अमेरिका में अपने मित्रों से बात करता हूँ, हिंदुस्तान को जाना जाता है डिमांड के कारण, कंजम्पशन के कारण।
वो डिमांड और कंजम्पशन वापस आ चुकी है। इफ यू गो टू रिटेल मार्केट्स, इफ यू गो टू रेस्टोरेंट्स, लोग वापस रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, रिटेल मार्केट्स में जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज वापस आ रही है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का बाउंस बैक, जो रेजिलियंस है इंडियन इकोनॉमी के, जो बाउंसिंग बैक कैपेबिलिटी है, वो दिख रही है। बेस इफेक्ट वाली थ्योरी ठीक है, वो दर्शकों को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बेस इफेक्ट का मतलब, दर्शक अगर कंफ्यूज हो रहे हो, मान लीजिए आप पहले 2 रोटी खाते थे, लास्ट ईयर आपने किसी वजह से 1 रोटी खाना शुरू कर दी, इस साल आप वापस 2 रोटी पे आ गए थे, तो एक तरीके से 100% का इंक्रीमेंट हुआ। बट क्या वो 100% का इंक्रीमेंट हुआ? 2 रोटी तो आप ओरिजिनली खाते ही थे। तो दैट वे द पीपल, जो लोग बार बार बेस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वापस हम उसी लेवल के करीब आए हैं, बट हम बाउंस बैक किए हैं, ये बात हमें माननी पड़ेगी। दूसरा आपको डेटा दे दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in की कैलकुलेशन, और मैं पूरा साल का डेटा दे सकता हूं कि इस साल हम 11% के आसपास बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं, और 11% जब हम बढ़ जाएंगे, विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो दोबारा हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया की। 2 साल पहले भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, ऑलरेडी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और मेरा डेटा ये कहता है कि चाइना को हम पछाड़ देंगे। यूएस की जीडीपी ग्रोथ 2.5 से 3%, सेकंड इकोनॉमी है चाइना, जिसको हम पछाड़ने वाले हैं। थर्ड कौन है? जापान, जहां ग्रोथ क्या है, मात्र 0.3 या मात्र 0.4% एंटिसिपेट की जाती है। जर्मनी, यूरोपियन इकोनॉमीज आर नॉट ग्रोइंग एट हायर देन 0.5%। तो मेरे हिसाब से ये Q1 की जीडीपी की ग्रोथ स्वागत योग्य है, ये अच्छा है। और हमें नहीं भूलना चाहिए, इसके बीच में वी हैड दोस नर्वस 25 डेज आल्सो। 20 अप्रैल से लेके 15 मई तक का वो समय था जब देश के अंदर कहीं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही थी, कहीं बेड्स की डेफिशिएंसी थी, कोरोना पेशेंट्स को इधर से उधर तड़पना पड़ रहा था। वो 25 दिन डिमांड कम थी, उसके बावजूद अप्रैल से जून के अंदर ये इतना बड़ा बाउंस बैक आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि दिस बाउंस बैक इज फॉर रियल, दिस बाउंस बैक इज रीजनेबल बाउंस बैक, दिस इज अ रियल बाउंस बैक। ठीक है, बेस इफेक्ट का मतलब दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा, एक और प्रेडिक्शन मैं करना चाहता हूं, और ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं, ये दिवाली अगेन इट इज गोइंग टू बी अ गोल्डन दिवाली। इस दिवाली पे आपकी डिमांड वापस आ जाएगी। देसी भाषा में कहूं तो लोगों की जेब में पैसा होगा, लोग जाके वो पैसा बाजार में खर्चेंगे, जब वो पैसा खर्चेंगे मैन्युफैक्चरिंग होगी और जॉब्स आएगी। सबसे बड़ा टेक अवे, ये जो जीडीपी ग्रोथ के अंदर एस्केलेशन आया है, जॉब्स वुड बी बैक। जॉब जनरेशन इज समथिंग व्हिच द इकोनॉमी नीड्स। आप जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, डेफिसिट हमारा कम होगा। हमारी सरकार ने 2 बहुत बड़े प्लान जो रखे हुए हैं, एक तो मैसिव वैक्सीनेशन प्लान, एक हमारे प्रधानमंत्री साहब, आई सैल्यूट आवर प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने हमारे गरीब भाई बहनों के लिए फ्री अनाज का कार्यक्रम रखा हुआ है। उसके बावजूद इकोनॉमी वुड बी रनिंग पॉजिटिवली। और दूसरा, जो नेशनल अभी पाइपलाइन रखी गई है, जिसमें कि हमने प्राइवेट सेक्टर को लीज के ऊपर बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, दैट आल्सो इज गोइंग टू गेट अस अ लॉट ऑफ मनी, और वो भी इकोनॉमी को, दैट्स आल्सो गोइंग टू सेट द इकोनॉमी रोलिंग। तो मेरे हिसाब से ये ग्रोथ रियल के लिए है। ठीक है, जो लास्ट ईयर का बेस इफेक्ट है उसको हम मानते हैं, बट ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लीप्स एंड बाउंड्स से ग्रो कर रही है। मार्क माय वर्ड, आप चाहें तो मैं आपको पूरा डेटा दे सकता हूं, हाउ आई एक्सपेक्ट दिस इकोनॉमी टू ग्रो more than 11% this year। दूसरा, अब अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। पहले तो वो लोग जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि व्यक्ति कैपेबिलिटी और उसकी क्वालिफिकेशन है 80,000 90,000 की जॉब की, लेकिन उसे नौकरी मिली हुई है कितने की? 30,000 32,000 35,000 की। वो बेचारा कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जॉबलेस नहीं होना चाहता, साथ ही साथ समाज के अंदर अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहना चाहता। तो वो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो भी एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। उस अंडर एम्प्लॉयमेंट से भी हमें काफी हद तक निजात मिलने की जो है पॉसिबिलिटी इस बार है। तो आई थिंक जॉब्स आर गोइंग टू बी बैक, डिमांड इज गोइंग टू बी बैक, जीडीपी ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सीलेंट, जीएसटी एज वेल एज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी गुड, एंड वी आर गोइंग टू रिड्यूस द डेफिसिट। साथ ही साथ ना सिर्फ आप ये देखें कि स्टॉक मार्केट is beyond 57,000, global money is flowing to India,
ये तमाम जो बातें आप कह रहे हैं आकाश जी, ये वाकई में बहुत ध्यान और गौर करने वाली बातें हैं। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा डाउट ये है कि अगर मान लीजिए कोविड की थर्ड वेव आती है तो क्या होगा, क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई बड़ा इफेक्ट इस पर देखने को मिलेगा? ये मेरा सवाल बरकरार रहेगा। मैं एक रिएक्शन राजेश्वर जी से ले लेती हूँ, काफी देर से जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी, इस बार जो जीडीपी की ग्रोथ रेट आई है उसमें हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें काफी अच्छा उछाल देखने को मिला, और ये दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जहां पर अच्छा खासा रोजगार लोगों को मिल पाता है। और हम देख रहे थे कि पिछले कुछ सालों से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही थी। क्या बेरोजगारी की समस्या अब हल होती हुई आने वाले समय में नजर आ रही है? राजेश्वर जी, कुछ बातें जैसे आकाश जी ने कही, एक रोटी खाए से दो रोटी, इसका मतलब अभी प्रैक्टिकली अगर आप देखें, इसका मतलब हम अभी कहीं भी एक्चुअल जो बाउंस बैक की बात करें उसमें हम कहीं भी आ नहीं रहे। अब एक आप मान लीजिए कि सरसों का तेल है, या वो अगर 80 रुपए का मिलता था पिछली बार, 80 रुपए लीटर, 90 रुपए लीटर मिलता था, अब 180 रुपए लीटर मिलता है, तो उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो आपका जीडीपी आपका जो 20.1% दिखा रहे हैं कि ग्रो हुआ है, वो भी पिछले साल, इन्होंने खुद भी माना है कि पिछले साल के मुकाबले अभी उसका इम्पैक्ट, उसका मतलब उतना ग्रोथ नहीं हुई है। तो ग्रोथ अभी आपकी एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, जो बार बार कहा जा रहा है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज लगातार कह रही है, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि हम वी शेप रिकवरी करने वाले हैं, ऐसा कहीं प्रैक्टिकली दिखलाई नहीं दे रहा है। और जहां तक रोजगार की बात हम करें, ठीक है कि अभी क्या है कि करेक्शंस हुई हैं जो एकदम ही इस बार, क्योंकि अब आप जब अप्रैल से जून तक की बात करें तो पिछले बार की जो लॉकडाउन था और इस बार के लॉकडाउन में एक बड़ा भारी फर्क है। पिछले बार के लॉकडाउन में सारी आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी लगभग बंद हो गई थी। इस बार के लॉकडाउन में आपकी मैक्सिमम कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। इनफैक्ट आपकी रिलीजियस एक्टिविटी भी काफी हद तक अलाउड है। उनका सबका इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट दिखलाई दे रहा है जिसको इसने इस ग्रोथ ने लिया। तो अगर हम कहें कि रियल सेंस में कोई बाउंस बैक, वास्तव बाउंस बैक होने वाला है या हो गया है, अभी नहीं हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है, ये मानने की बात भी है कि हम कम से कम रिकवरी ग्रोथ पे हैं। और वर्ल्ड वाइड सब जगह जो है 10% रिकवरी ग्रोथ हुई है इस बार। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हुई है, वर्ल्ड वाइड हुई है। कम और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप बेस ईयर से आप कहते हैं कि 20% हम ज्यादा चल रहे हैं, जबकि आरबीआई ने खुद ने कहा था कि हम जो आरबीआई की जो कैलकुलेशन थी 20.4% की थी, उससे भी हम 0.3% कम है। तो मतलब आरबीआई की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी अभी उससे भी कम है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग की जो होनी चाहिए थी, डिफेंस की, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज की, जो उसमें एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए था, वो एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा। अभी कहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ा है, आप खुद भी मान रहे हैं, कहाँ बढ़ा है? मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई? प्राइवेट सेक्टर में हुई है। दूसरी कहाँ बढ़ा है? हमारे कंस्ट्रक्शन में। कहाँ कंस्ट्रक्शन कहाँ हुए? जो बिल्डिंगे या जो पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट है वो बनने शुरू हुए हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ी। तो ये तो फैक्ट है कि हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इतने उत्साहित ना हो कि हमें ऐसा लगे कि हमने कोई माइलस्टोन कर लिया है। कुछ चीजें नेचुरल ग्रोथ ही अभी हम, अगर मैं अपनी शब्दों में कहूँ तो अभी हम नेचुरल ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमने काफी डिक्लाइन कर लिया था। जैसे आकाश जी ने भी कहा कि 24.4% अगर हम करेक्शन करें, उससे पहले वाले डिप, इतना ज्यादा डिप था, उस डिप के मुकाबले हमने 20.1% का ग्रो किया। तो ग्रो किया है और ग्रोथ हो रही है, और ये आगे भी मानिए कि धीरे धीरे रोजगार बढ़ेगा। लेकिन जहां तक अभी आकाश जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि बेरोजगारी जो 1 लाख से 30,000 रुपये में जिनकी सैलरी मिल गई थी, उनकी अभी 30,000 से 40,000 भी नहीं हो पाई है। तो वो लोग अभी वहीं के वहीं हैं। इनफैक्ट जो अभी आपके जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी जो लोग इन्वॉल्व हैं या दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हैं, जो नए भी इनपुट आ रहे हैं, अधिकतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी कैसे बढ़ी है। अब मान लीजिए कि 3,000 रुपये किलो लोहा बिकता था पिछली बार, आयरन जिसको हम कहते हैं, अब 6,000 किलो बिकता है। तो वो सब इम्पैक्ट को हमने कहीं भी करेक्शन करके नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने भी अभी करेक्शन करके नहीं देखा है। तो उसका इम्पैक्ट इसके साथ अगर कितना है, अगर उन सभी इम्पैक्टों को जोड़ें तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक्चुअल ग्रोथ जो है लगभग 10% से ज्यादा की नहीं होगी, अगर हम सारी चीजों को माइनस करेक्ट करके ओम बेस ईयर पे लेकर के जाने की कोशिश करें तो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उतना खुश होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है आकाश जी। और मेरा सवाल आपसे वही था सर, कोविड की थर्ड वेव आ जाती है तो फिर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? आकाश जी, स्टेप बाय स्टेप आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक बहुत मैसिव वैक्सीनेशन कर चुके हैं, तो अब जितनी मैसिव वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुकी है, कई दिनों में तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैक्सीनेशन हुई है, तो
अब अगर कोविड की थर्ड वेव आती है, मेरे हिसाब से उसका इम्पैक्ट कम रहेगा, बिकॉज ग्लोबल स्टडीज बताती हैं कि अगर वैक्सीनेशन हो चुकी है तो उसके बाद कोविड के होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, अगर होता भी है तो वो माइल्ड होता है। तो आई थिंक अगर हम 2 महीने और अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी स्पीड के साथ एक्सपीडिशनली चला लेते हैं तो आई थिंक कोरोना से हमारा डर या भय कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ऑल कॉशन शुड बी थ्रोन टू विंड्स, कोरोना हमें माइंड में रखना चाहिए, बट अगर हम स्पीड के साथ वैक्सीनेशन करते जाते हैं और अगर हमें समय मिल जाता है और वैक्सीनेशन करने का, तो कोरोना का भय कुछ हद तक कम हो जाएगा और इकोनॉमी के अंदर आपको दोबारा से ह्यूज इवेंट्स, huge marriages where 1000 people would be there, huge corporate events where across the globe 2500 people would be there, वो सब दिखने शुरू हो जाएंगे। अभी मेरे मित्र ने कुछ बातें कही आयरन प्राइसेस की, यहाँ मैं कुछ अपडेशन दे दूं। जब भी जीडीपी ग्रोथ होती है दैट इज ऑलवेज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, so that inflation is already taken care into that, so this is net of inflation, so this is real GDP growth which we are seeing right now। अब आ जाती है जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज की बात है या जो हमसे कंपेयर होती है, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, जो कि 1, 2, 3 और 4 इकोनॉमीज एक्सपेक्टेड। मैं ऑन रिकॉर्ड बता दूं, किसी भी इकोनॉमी में इन चारों में से उतनी जीडीपी ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में नहीं हुई है जितनी हमारी। तो पेस ऑफ ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन मच फास्टर देन आवर राइवल इकोनॉमीज। हमारी पेस कहीं ज्यादा फास्ट और डिमांड की रिजम्पशन दोबारा हो गई है। देखिए, इंडिया इज ग्लोबली नोन फॉर डिमांड एंड कंजम्पशन, so that demand and consumption is again showing its green shoots। जहां तक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का है, अब गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ ह्यूज नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। उसमें गवर्नमेंट के काफी एसेट्स जो हैं वो लीज पे प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, उससे गवर्नमेंट के पास वो फंड्स आ जाएंगे जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगी। गवर्नमेंट के पास फंड्स की पॉसिबिलिटी है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट का एक बहुत हिस्सा, बड़ा हिस्सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एलोकेट हो गया है फंड्स का। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा हिस्सा लग गया है हमारे गरीब भाई बहनों को फ्री में अनाज देने में, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप था। बट अब नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन से काफी फंड्स आ जाएंगे जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी, और नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन इटसेल्फ जो है बहुत लोगों को रोजगार देगी। तो हमने कई एक्टिविटीज एक साथ शुरू कर दी हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। सर, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं माफी चाहूंगी। दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमारे साथ साझा किया। तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी स्तर पर अब आने लगी है, यानी कि उछाल काफी अच्छा देखने को मिला है। 20.1% का यहाँ पर उछाल आया है, जिसे अर्थशास्त्री बेहतर मान रहे हैं। हालांकि अभी खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में धीरे धीरे स्तर जो है सुधरता जाए और अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट आए। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।